Hello student, myself Jairam. Today we discuss concept of limiting factor. What is the limiting factors? What is the importance or significance of limiting factor? एंड हम बात करते हैं इसकी कि इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लिमिटिंग फैक्टर और इसका नेचर में क्या उपयोग है, डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एनी न्यूट्रिएंट विच रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। कोई भी कारक है जो किसी भी एनिमल्स की और ऑर्गेनिम्स की पोटेंशियल ग्रोथ को कम कर देता है और रिड्यूस कर देता है, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। एनी न्यूट्रिएंट्स, एनी फैक्टर्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स कोई भी आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, अदर हैं कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए हो सकते हैं, या फिर फिज़िकल फैक्टर है जैसे लाइट है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी फैक्टर। इनमें से कोई भी फैक्टर जो कम मात्रा में उपस्थित हो और किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल ग्रोथ को रोक देता है या उसको को कम कर देता है, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। लिमिटिंग फैक्टर से ही रिलेटेड कुछ नियम दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं हम, लॉ ऑफ मिनिमम। ये लिविंग ने दिया 1840 में। इसके अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उस कारक पर निर्भर करती है जो आवश्यकता से या आवश्यकता में न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है या मिनिमम अमाउंट में उपस्थित होता है। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच इज प्रेजेंटेड टू इट इन मिनिमम अमाउंट। जो मिनिमम अमाउंट में उपस्थित होता है उस पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। इसी को हम लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से जानते हैं, जो सबसे कम मात्रा में होता है। यहाँ यही कह रहा है लॉ ऑफ मिनिमम। जो फैक्टर या न्यूट्रिएंट सबसे आवश्यकता में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो प्लांट की ग्रोथ को या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है या उसकी जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड करती है। टू सब्सिडियरी प्रिंसिपल मस्ट बी एडेड टू दिस कॉन्सेप्ट टू मेक इट मोर यूजफुल। इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस सिद्धांत को, इसमें दो सहायक प्रिंसिपल और जोड़े गए हैं। फर्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट, स्थिर दशा का सिद्धांत। इसके बारे में बात करते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत केवल स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली अंडर स्टेडी स्टेट। ये केवल स्थिर दशा में ही ये सिद्धांत लागू होता है, जबकि इनफ्लो बैलेंस आउटफ्लो, जबकि इनफ्लो आउटफ्लो से बैलेंस हो। इनफ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स बैलेंस आउटफ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। स्टेडी स्टेट में यह लागू होगा और एनर्जी तथा मटेरियल का इनफ्लो व आउटफ्लो में बैलेंस होता है। अर्थात जितनी एनर्जी उसके अंदर या मटेरियल आ रहा है किसी वाटर बॉडी के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, उतना ही वहाँ से रिलीज भी हो रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि एज्यूम करो कि एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड में CO2, एज्यूम करते हैं एक पॉन्ड के बारे में। इस पॉन्ड में CO2 वाज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर है लेक और पॉन्ड में, जो कि
साम्यावस्था में प्रोडक्टिविटी को नियंत्रित करता है या कंट्रोल्ड करता है। तो यहाँ जो रेट ऑफ सप्लाई, यहाँ रेट ऑफ सप्लाई ऑफ CO2 कमिंग फ्रॉम द डेके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके डेके से यहाँ पे CO2 की सप्लाई होती है, और इस प्रकार की पॉन्ड और लेक की जो प्रोडक्टिविटी है वो CO2 के सप्लाई पर डिपेंड करती है। और मान के चलते हैं कि अन्य फैक्टर, अदर फैक्टर जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सभी एक्सेस अमाउंट में उपस्थित हैं। अब इस पॉन्ड में एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है और अपने साथ बहुत सारी CO2 लेकर आता है और लेक और पॉन्ड में डाल देता है, अर्थात इनफ्लो हुआ, CO2 का इनफ्लो होता है, एक साथ बहुत सारी CO2 आती है। इसके कारण क्या होगा कि उस पॉन्ड और लेक की प्रोडक्टिविटी एक साथ इंक्रीज़ हो जाती है, और ये प्रोडक्टिविटी तब तक इंक्रीज़ रहेगी तब तक कि दोबारा से या तो CO2 या अन्य कोई एक कारक की कमी नहीं हो जाती, या वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में नहीं हो जाता। इसी को लॉ ऑफ स्टेडी स्टेट के रूप में जाना जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट या स्थिर दशा का सिद्धांत की स्थिर दशा में क्या होता है। तो स्थिर दशा की बात कर रहे हैं, हम एज्यूम कर मान के चल रहे हैं कि CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, लेक और पॉन्ड्स में है, तो CO2 की जो सप्लाई होगी, CO2 की सप्लाई, उसी सप्लाई पे लेक और पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इस प्रकार की लेक और पॉन्ड्स में यहाँ अन्य सभी जो फैक्टर्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में हैं, उनकी कमी नहीं है, उनकी भरमार है। आप तो ये मान के चलो जैसे 100 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं, 100 फॉस्फोरस के हैं, बट CO2 के 20 ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होगा कि इनकी जितनी मात्रा आवश्यकता होगी तो वो इसी अनुपात में खर्च होंगे, CO2 इसी अनुपात में खर्च होगी, वापस CO2 एज ए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर सकती है, या यदि नाइट्रोजन कम है तो वो नाइट्रोजन भी हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रोम या तूफान आता है और ये CO2 क्या है, आप तो ये मान के चलो कि यहाँ पे CO2 120 हो जाती है, या फिर 200 के लगभग 200 मॉलिक्यूल्स इसके हो जाते हैं। तो वैसे मिलियंस में होंगे, काफ़ी अधिक संख्या में मात्रा में होते हैं वो, और आयतन में मापते हैं, जैसे क्यूबिक वगैरह में। तो यहाँ CO2 पुनः या फिर CO2 के अलावा यहाँ नाइट्रोजन या फास्फोरस भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। सेकंड इसका सहायक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन या कारकों की अंतरक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हाई कंसंट्रेशन, बहुत अधिक सांद्रता, और अवेलेबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस और द एक्शन ऑफ सम फैक्टर अदर देन द मिनिमम वन may modify the rate of utilization of the latter. Sometimes organisms are able to substitute at least partially a chemically closely related substance. किसी पदार्थ की या किसी कारक की, किसी सब्सटेंस की या किसी फैक्टर की, या तो हाई कंसंट्रेशन बहुत अधिक सांद्रता, या उसकी बहुत अधिक जो उपलब्धता होती है मिनिमम वन की तुलना में, जो सबसे कम है उसकी तुलना में, ये यूटिलाइजेशन की रेट को प्रभावित कर देती है, या रेट ऑफ यूटिलाइजेशन को मॉडिफाई कर देती है। तो जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के वातावरण में रह रहा है जहाँ की एक कारक या एक फैक्टर
जिसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसी के मिला जुला केमिकली रूप से उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा सब्सटेंस है जो उस एनवायरनमेंट में बहुतायत में पाया जाता है, तो वह ऑर्गेनिज्म रेट ऑफ यूटिलाइजेशन को मॉडिफाई कर सकता है और आंशिक रूप से वो उसके स्थान पर किसी दूसरे कारक का उपयोग कर सकता है, और जब पहले वाले कारक की उपलब्धता अधिक होती है तो वो वापस पुनः उसी का उपयोग करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं यहाँ हम, जैसे एक पॉन्ड या लेक है जहाँ की कैल्शियम की न्यूनता है, जहाँ कैल्शियम की न्यूनता है, लेकिन वहाँ उसी से मिलता जुलता स्ट्रोंशियम एबंडेंट या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो मोलस्क हैं वो अपने सेल का फॉर्मेशन करने के लिए कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम को पार्शियली प्रेफर्ड करते हैं। जब तक उस वातावरण में कैल्शियम नहीं होगा या कैल्शियम बहुत कम मात्रा में है तो वो स्ट्रोंशियम का उपयोग करेंगे। अर्थात रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जो यहाँ पे जो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है उसका मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, और उसने मिनिमम वन की तुलना में उसी के जैसा केमिकली जो क्लोज रिलेटेड सब्सटेंस है उसका उपयोग कर लेता है या यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन, कारकों के अंतरक्रिया का सिद्धांत। जो फैक्टर होते हैं एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, और जो केमिकली रिलेटेड अधिक मात्रा में यदि कोई फैक्टर या कोई न्यूट्रिएंट्स है तो उसका भी ऑर्गेनिज्म उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल लॉ ऑफ मिनिमम को बहुत अधिक ब्रॉड बनाते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में, जिसमें लिविंग केवल यही कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो उस कारक पर या उस फैक्टर पर या उस न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करती है जो आवश्यकता में न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है या न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ अब सेकंड प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये सेल्फोर्ड ने 1913 में दिया है। ये नियम क्या कहता है, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है ना केवल किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा ही, अपितु उसी पदार्थ की या उसी फैक्टर की अधिक मात्रा भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करती है। यहाँ आप समझ लें, लॉ ऑफ मिनिमम केवल ये कह रहा है कि किसी फैक्टर या न्यूट्रिएंट की कम उपलब्धता या जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है वही एज ए लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक के रूप में काम करता है, अर्थात वो ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। बट लॉ ऑफ टॉलरेंस कहता है, जो सेल्फोर्ड ने दिया है, कि नॉट ओनली मे टू लिटिल ऑफ समथिंग टू बी लिमिटिंग फैक्टर, न केवल बहुत कम ही लिमिटिंग फैक्टर है, बट आल्सो टू मच, लेकिन उसकी बहुत अधिक मात्रा भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर होगी इन केस ऑफ फैक्टर। ये इन फैक्टर्स के केस में कह रहा है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं, केवल इन ये जो फैक्टर हैं लाइक एज हीट है, लाइट, वाटर आदि, हीट, वाटर एंड लाइट। तो न केवल किसी न्यूट्रिएंट्स की और फैक्टर की बहुत कम मात्रा ही, अपितु उसकी बहुत अधिक और लार्ज क्वांटिटी और हाई कंसंट्रेशन आल्सो ए लिमिटिंग फैक्टर। तो जो ऑर्गेनिज्म है, दस ऑर्गेनिज्म हैज एन इकोलॉजिकल मिनिमम एंड मैक्सिमम विद ए रेंज इन बिटवीन विच रिप्रेजेंट द लिमिट ऑफ टॉलरेंस। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक रेंज होती है, एक विशेष रेंज में ही रहता है, जिसे हम इकोलॉजिकल मिनिमम व मैक्सिमम के मध्य की कहते हैं। इस रेंज को सेल्फोर्ड ने लिमिट ऑफ टॉलरेंस कहा, लिमिट ऑफ
टॉलरेंस और सहनशीलता की सीमा। जस्ट लाइक एज हम बात करते हैं एंजाइम्स की, आपने देखा होगा कि एंजाइम है न केवल यही नहीं कि वो कम टेम्परेचर पे ही, अब तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। वो एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उसी पर ये ठीक प्रकार से काम करते हैं। बहुत कम टेम्परेचर पे सब जीरो पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो इस टेम्परेचर पर एंजाइम बहुत धीमे से कार्य करते हैं और अभिक्रियाओं को प्रेरित करने में समय भी लेते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि बहुत अधिक टेम्परेचर या जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है या 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की बहुत कम मात्रा और इसी फैक्टर की बहुत अधिक मात्रा दोनों ही एज ए लिमिटिंग फैक्टर कहलाएंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। केवल ये नहीं कि केवल उसकी कम मात्रा ही लिमिटिंग फैक्टर होगी, उसकी अधिक मात्रा भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगी। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक इकोलॉजिकल मिनिमम और इकोलॉजिकल मैक्सिमम के मध्य सर्वाइव करता है और ये जो उसकी रेंज है, ये रेंज कहलाती है लिमिट ऑफ टॉलरेंस, लिमिट ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता की सीमा। जैसे एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो वो एवरेज 25 से और 35 डिग्री सेल्सियस पर ठीक प्रकार से काम करता है। तो यहाँ लॉ ऑफ टॉलरेंस ना केवल मिनिमम को ऐड करता है बल्कि इसके साथ साथ जो मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जो फैक्टर होता है उसके बारे में भी बताता है। दिस लॉ इज़ वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर। इस लॉ का बहुत अधिक उपयोग है। इसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का नेचर में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है उसको आसानी से समझा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है। कभी कभी क्या है कि किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा जो फिजिकल कंडीशन होती हैं और फैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस रेंज में जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं हम, तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम डेवलप हो पाती है। वो क्यों हो पाती है, वो यही कारण है कि वहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो उसके अनुकूल नहीं है, या जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस किसी ऑर्गेनिज्म के लिए है वो वहाँ उसके लिए कम होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो किसी फैक्टर के प्रति वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस रखते हैं और वही किसी अन्य के लिए नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस भी रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं वो लिमिट ऑफ टॉलरेंस में हों। कभी कभी ये भी हो सकता है नेचर में कि सभी जो फिजिकल फैक्टर हैं या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सभी के सभी लिमिट ऑफ टॉलरेंस में होती हैं, उसके बावजूद भी ऑर्गेनिज्म फेल टू सर्वाइव, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसका कारण ये हो सकता है कि बायोलॉजिकल इंटर रिलेशन, ड्यू टू बायोलॉजिकल इंटर रिलेशन, बायोलॉजिकल इंटर रिलेशन के कारण जो कि ऑर्गेनिज्म के मध्य आपस में होता है। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स आल्सो। ऑर्गेनिज्म में है वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर वन फैक्टर। ऑर्गेनिज्म का किसी फैक्टर के प्रति वाइड रेंज में टॉलरेंस रखता है और किसी अन्य के लिए वो नैरो टॉलरेंस रखता है। ये कारण भी हो सकता है। तो यहाँ हमने आपसे दो प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था जिनका मूल उद्देश्य आप समझ गए होंगे। लॉ ऑफ मिनिमम जो कि लिविंग ने दिया है और सेकंड है लॉ ऑफ टॉलरेंस जो सेल्फर ने दिया है। तो लॉ ऑफ मिनिमम तो केवल मिनिमम के बारे में बात करता है कि जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसको रोक देता है, जो सबसे कम मात्रा में कोई कारक या फैक्टर या न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होता है। क्योंकि लॉ ऑफ टॉलरेंस ये बताता है कि न केवल किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा और कंसंट्रेशन, अपितु उसी पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा या किसी फैक्टर की बहुत अधिक उपलब्धता भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। नाउ वी डिस्कस
combined concept of limiting factors. The presence and success of an organism or a group of organism, किसी ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति व उसकी सफलता डिपेंड्स अपॉन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन, जो कंडीशंस होती हैं उनकी जटिलता पर निर्भर करता है। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन, जो कंडीशंस हैं कंडीशंस की जटिलता पर डिपेंड करती हैं। यहाँ ये नोट करने वाली बात है, दोनों ही नियमों को, सेल्फोर्ड का नियम एंड लिविंग का नियम, उन दोनों को ही जोड़ के एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट बनाया गया, कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन। ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति या सक्सेस कंडीशंस की जटिलता पर डिपेंड करता है। तो एक समूह हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, जो फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस और सक्सेस को प्रभावित करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशंस बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन। एनी कंडीशन विच एक्सीड द लिमिट ऑफ टॉलरेंस, और कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस से अधिक होगी वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगी या लिमिटिंग कंडीशन कहलाएगी। हाँ, ध्यान देने योग्य वाली बात है कि प्रेजेंस और सक्सेस या कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस एंड सक्सेस कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करती है, अर्थात बहुत सारे जो फैक्टर हैं उन सबको सम्मिलित रूप से, एक कॉम्प्लेक्स बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उन सब की सामंजस्य, उन सब से ही टॉलरेंस रखने तक है। और यदि कोई भी ऐसी कंडीशन है या कोई भी ऐसा फैक्टर, एनी कंडीशन, फैक्टर की बात कर सकते हैं हम, एनी कंडीशन विच एक्सीड द लिमिट ऑफ टॉलरेंस, और कोई भी फैक्टर या कोई भी कंडीशन जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस और सहनशीलता की सीमा से अधिक है वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाती है। बाय कंबाइनिंग द आइडिया ऑफ द लॉ ऑफ मिनिमम, यहाँ कंबाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ मिनिमम का आइडिया, लॉ ऑफ मिनिमम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ टॉलरेंस, वी अराइव एट जनरल एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन दोनों को ही मिला के हम एक जनरल कॉन्सेप्ट, सीमाकारी जो कारकों का जो नियम है या सिद्धांत है उस पर पहुँचते हैं। 10 इन नेचर ऑर्गेनिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय, अतः नेचर में जो ऑर्गेनिज्म है वो कंट्रोल्ड रहते हैं बाय, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नेचर में जो ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार से कंट्रोल्ड रहेंगे, तो वो सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगे जो क्वांटिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर विच देयर इज़ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस या फैक्टर या न्यूट्रिएंट जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उनकी क्वांटिटी और वेरिएबिलिटी उनके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है या उन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को या पोटेंशियल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। तो वो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे वे फैक्टर या वे न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में उपस्थित हैं, क्वांटिटी एंड वेरिएबिलिटी। न्यूट्रिएंट्स की एक तो क्वांटिटी एंड वेरिएबिलिटी प्रभावित करती है, मात्रा और विविधता जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है, या कोई भी फिजिकल फैक्टर है जो क्रिटिकल हो, क्रांतिक हो या बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को या ऑर्गेनिज्म को या उनकी पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। और एक सेकंड है उनकी लिमिट टू टॉलरेंस, सहनशीलता की सीमा क्या है,
ये भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल्ड करती है। ये दो बातें हैं जो नेचर में ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल्ड करती हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर gives the ecologist an entering base into the study of complex situation। जो इकोलॉजिकल कंडीशन की या इकोलॉजी में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उनको समझने में ये मदद करता है। फॉर एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के लिए सभी फैक्टर कभी भी समान इम्पोर्टेंस के नहीं होते इन गिवन सिचुएशन। एक कंडीशन की बात करते हैं, एक दी गई कंडीशन में, और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सभी जो फैक्टर हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। सम आर वीकर, कुछ उनमें से कमज़ोर होते हैं या कम होते हैं देन अदर्स, अन्य की तुलना में हैं। We may discover these weak link and find those condition to be critical or limiting। हम इन वीक कंडीशंस को पहचान के और पता लगा के और समस्या का, जो भी समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं, या जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको, उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी आपने ये देखा होगा कि हम किसी प्लांट्स के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके लिए बहुत कुछ, जो भी सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, खूब सारी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो उन रीजनों को यहाँ पता लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी हो, या कोई अन्य जो फैक्टर हो। ये स्वाभाविक है, यदि वो पोटेंशियल ग्रोथ नहीं कर रहा है तो किसी न किसी फैक्टर की न्यूनता है या किसी फैक्टर की अधिकता हो सकती है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आई है और इस समस्या का निदान किया जा सकता है। तो ये प्रकृति में भी इस नियम का बहुत अधिक उपयोग है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का, कि इसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई भी प्लांट कम्युनिटी है या ऑर्गेनिज्म है, किस प्रकार से वो सरवाइव नहीं कर रहे हैं, या किसी की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसके उन फैक्टरों का पता लगाया जा सकता है जिस कारण से उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। एक ऑर्गेनिज्म जो वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस रखता है, इन मॉडरेट क्वांटिटी में, इन एनवायरनमेंट में, उसके लिए वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। एक ही फैक्टर की बात करते हैं हम, जैसे एक फैक्टर है, कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए आप, या तो लाइट है, टेम्परेचर है, या ऑक्सीजन की एबंडेंट है। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म, तो इसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो काफ़ी हाई है या बहुत ज़्यादा है, लिमिट ऑफ टॉलरेंस। तो इसके लिए एक फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, जबकि यही फैक्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है यदि वो, उसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो नैरो एरिया की है, नैरो लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है। तो यहाँ पर टॉलरेंस का भी प्रभावित करती है कि यदि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है किसी फैक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा है, वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस है एक ऑर्गेनिज्म की, और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस नैरो है, तो जिसकी वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस है उसके लिए एक फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, जबकि वही फैक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसके लिए नैरो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, वो लिमिटिंग फैक्टर
हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन इज सो एबंडेंट कॉन्स्टेंट अवेलेबल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 20% पाई जाती है, 20 और 21%, वैसे 20.9% ये पाई जाती है। कांस्टेंट है, नियत है, और कांस्टेंट अवेलेबल होती है या बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो यह टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए ये कभी ही, रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है, एक्सेप्ट अपवाद स्वरूप या इन्हें छोड़कर पैरासाइट को और जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ बात करते हैं, अदर हैंड O2 इज़ रिलेटिवली स्कार्स, बहुत अधिक कमी होती है, तुलनात्मक रूप से कमी होती है, एंड ऑफन एक्सट्रीमली वेरिएबल इन वाटर। वाटर बॉडीज़ में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन होती है, ब्लेसिल ऑक्सीजन होती है, वो बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुए होती है या वेरिएबल होती है। 10 दिस इज़ ऑफन एन इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर टू एक्वाटिक एनिमल्स, और ये क्या होगी, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकती है। अब यहाँ पे हमने केवल एक ही फैक्टर लिया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक कंसंट्रेशन में O2 पाई जाती है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में नहीं रहती और रेयरली ही ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में पाई होगी। लेकिन यदि जब हम वाटर बॉडी की बात करते हैं और एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जल में जो विलय ऑक्सीजन है वो रिलेटिवली या तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है और बहुत अधिक वेरिएबल होती है। तो यहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर सकती है या एज ए लिमिटिंग फैक्टर पहचानी जा सकती है। तो इस टॉपिक में हमने आपको आज लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया और इनकी उपयोगिता के बारे में बताया कि इनकी क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट।